स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है और आज आपका बायोलॉजी एफएससी पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है। और आज का जो आपका टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। आज के टॉपिक के अंदर हमने बेसिकली जो कल हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी और हमने ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन और बायोस्फीयर तक लेके गए थे। इसका मतलब क्या था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पूरी की पूरी अर्थ को क्या करते हैं, इनहैबिटेट करते होते हैं, वहां पे मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, हर खिते पे मौजूद हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था 5 बायोम्स हैं, उनका जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट होता है और हर एक क्लाइमेट के अंदर उसी ही क्लाइमेट को जो है वो टैली करने वाले ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जो बाकी वाले होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते होते। और मैंने आपको पहले यही बताया था बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट के अंदर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे जो आज हमारे पास यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरे हुए हैं जिसे हम कहते होते हैं एवोल्यूशन। उस एवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ है कि सबसे पहले जो थे वो सिंपल ट्री जो थे वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे और उन सिंपल से क्या हुआ है, ऐसा ऐसा एवोल्यूशन के नतीजे के अंदर हमारे पास हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए। अब क्या है कि वो वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सबसे पुराने वाले हैं उनके दरमियान में और क्या हुआ है, एक कंपटीशन मैं आपको बता रहा था, एक कंपटीशन चलता रहा है। उस कंपटीशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर जाता था, जो स्ट्रॉन्ग होता था वो सरवाइव कर जाता था, वो नेक्स्ट जनरेशन की तरफ मूव करता था और जो भी नहीं कर सकता था वो क्या करता था, डिस्ट्रॉय, उसकी डेथ हो जाती थी और उससे क्या होता था, वो खत्म हो जाता था। तो क्या हुआ कि इसी तरह जो है जो खत्म होने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते रहे, वो उसी स्पेस के अंदर, उसी टाइम और स्पेस के अंदर, उसी वो अर्थ की लेयर के अंदर क्या हुआ है, दबते गए। और ऐसा ऐसा जिस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से आगे की तरफ बढ़ते गए हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन आती गई है। जो पीछे वाले ऑर्गेनिज्म थे वो क्या होते हैं, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर वो सारे के सारे दबते गए। अब उनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनके अंदर कोई रीढ़ की हड्डी नहीं थी, उनके हेयर्स भी होते थे, बहुत ही सिंपल होते थे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम जिनके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं थी, उसको अगर वो जमीन के अंदर कहीं दबे हुए हैं तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अगर हमारे पास एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हड्डियां, बोन्स हैं, उसके अंदर हेयर्स हैं, उसके अंदर नेल्स हैं, तो क्या होता है कि ये वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जब ये उस अर्थ की लेयर के अंदर मौजूद होंगे तो क्या होगा कि ये वाले जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ये वाले वैसे के वैसे उस जमीन के अंदर धंसे होंगे और वहां पे वो प्रिंट्स छोड़ देंगे, या वहां पे प्रिंट्स छोड़ देंगे या फिर उनके कुछ बचे कुछ हिस्से जो है वो अभी भी वहां पे मौजूद हैं। अब उनके अंदर आपको पता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको बताया था बायो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, 92 बायो एलिमेंट्स हैं। तो वो वाले बायो एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाते होते हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उस अर्थ के अंदर जो है वो दबे हुए हैं, उनके उनके स्ट्रक्चर के अंदर भी वही बायो एलिमेंट्स पाए जाते होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उस एरिया को जब हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे कुछ लोग रहते थे इस एरिया के अंदर, हमने क्या करना होता है, वहां पे अगर हमें कोई आसार मिल जाते होते हैं तो उसको क्या करते हैं, उस पार्ट को, उस बॉडी पार्ट को निकाल के ले आते हैं, या फिर उस एरिया के इर्द गिर्द जो प्रिंट्स रह जाते होते हैं उन प्रिंट्स को निकाल के लेके आते हैं लैब के अंदर। और लैब के अंदर हम क्या करते हैं, वो जो बायो एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं उसको क्या करते हैं, उसकी रेडियो एक्टिविटी चेक करके हम क्या करते हैं, उसकी लाइफ का पता कर सकते हैं। अब उसकी लाइफ का पता कैसे किया जा सकता है, हर एक जो एटम है, हर एक एटम जो है उसकी अपनी एक रेडियो एक्टिविटी होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं, वो आइसोटोप्स की फॉर्म में पाए जाते होते हैं और वो क्या करते होते हैं, रेडिएशंस खारिज करते हैं और वो हमेशा करते रहते होते हैं। और होता क्या है कि हर एक एटम की क्या होती है, एक लाइफ होती है, हाफ लाइफ जिसे कहते होते हैं। वो क्या होता है कि हर एटम जो है वो जब उसकी एग्जिस्टेंस होती है, जब उसको आप एटम फॉर्म में लेके आते होते हैं तो वो क्या करता रहता है, वो रेडिएशंस खारिज करता रहता होता है। और जैसे ही वो रेडिएशन खारिज करता रहता होता है उसकी एनर्जी डाउन होती जाती है, कम होती जाती है और ऐसा ऐसा उसकी क्या होता है, वो एक दिन खत्म हो जाता होता है। तो हर एक जो है वो एटम क्या करता होता है, उसकी हाफ लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल किसी एटम के अंदर हाफ लाइफ जो है वो 100 बिलियन ईयर है। 100 बिलियन ईयर के अंदर उसकी हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि इतने टाइम के बाद वो एटम क्या होगा, हाफ में हो जाएगा, उसकी जिंदगी जो है वो हाफ में चली जाएगी। तो अगर हमारे पास सपोज करें एक ऐसा जो है एटम आता है जिसको अभी हम किसी फॉसिल में से निकालते हैं और फॉसिल में से निकालने के बाद हमें पता चलता है कि उस एटम की जो हाफ लाइफ है वो हमारे पास 50 मिलियन ईयर रह गई है, 50 मिलियन ईयर रह गई है, अभी अभी इतनी जो है उसकी लाइफ पड़ी है।
तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एटम की जो टोटल हाफ लाइफ है वो है 100 मिलियन ईयर। उसमें से जो है वो 50 मिलियन ईयर अभी पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एटम है वो 50 मिलियन ईयर का जो टाइम कोर्स है वो पूरा करके आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ था, जो भी चीज वहां पे थी, वो क्या करती है, वो क्या है, 50 मिलियन ईयर पुरानी है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, एटम्स को निकाल के उसके रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते होते हैं, हम उसको टाइम का पता चलता है, उसका टाइम कोर्स क्या है, वो कितना पुराना है लिविंग ऑर्गेनिज्म इस स्पेस के अंदर। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो सबसे पहले आप पहले भी बायोलॉजी की एक ब्रांच के बारे में बताया था, पैलियोंटोलॉजी। उसके अंदर क्या होता है, पैलियोंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द फॉसिल्स। और वो जो साइंटिस्ट जो इसकी स्टडी करते हैं फॉसिल्स की, वो कहते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। तो पैलियोंटोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द फॉसिल स्टडीज। तो फॉसिल्स की स्टडी के अंदर जो करते हैं उसे पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। और फॉसिल्स क्या होते हैं? वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या हुए हैं, जिनकी डेथ हो गई है और वो जमीन के अंदर किसी तह के अंदर मौजूद हैं, तो उसे कहते होते हैं फॉसिल्स। सेडिमेंट एक वर्ड जो है वो यूज हुआ है। सेडिमेंट का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है लेयर। तो एक्चुअली यहाँ पे सेडिमेंट्स, यहाँ पे हम जो है चूंकि ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चूंकि हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल्स की बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि सेडिमेंट्स उस लेयर को कहते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं। तो जमीन की वो लेयर जिसके अंदर फॉसिल्स मौजूद हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। और जमीन की इसी तरह सेडिमेंट्स बनी हुई हैं। उसके बाद एक और लफ्ज आपकी बुक में इस्तेमाल किया गया है, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टाइम। तो टाइम के लिहाज से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन है उसे कहते होते हैं टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन। और आपको पता है टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको पता है ये कैसे करते होते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो कैसे पता करते होते हैं। इट इज डन बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो हमें पता चलता है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं उसका इस्तेमाल करके हमें उसकी टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाता है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर जो मीन्स इस्तेमाल होती है वो क्या है, उसकी हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ के बारे में आपको बता दिया है। हाफ लाइफ क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी एटम की अगर 100 मिलियन ईयर जो है उसकी हाफ लाइफ है, इसका मतलब क्या है कि इतने अरसे बाद वो एटम बिल्कुल उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो वाला टाइम जो कि एक एटम को उसकी हाफ क्वांटिटी के अंदर रहने में जो गुजर जाता है टाइम, जो उसकी क्वांटिटी खत्म हो जाती है, जैसे कहते हैं हाफ लाइफ। इस हाफ लाइफ से हमें टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलता है। तो अगर आज तक जितने भी जो टाइम पीरियड गुजर चुका है, जितनी भी एवोल्यूशन हो चुकी है, अगर आप उन सबको एक बिगर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, हमें पता चलेगा कौन कौन से टाइम ऐसे गुजर चुके हैं, कौन कौन से ऐसे जमाने गुजर चुके हैं। अगर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे पास जो है वैसे 4 कैटेगरी होती हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 बताई गई हैं, एक इरा की और एक पीरियड की। तो आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टाइम। तो टाइम के लिहाज से जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है वो इस तरह की है कि एक साइड पे हमने इरा रखा है और दूसरी साइड पे हमारे पास है पीरियड्स। इरा जो है ये क्या है, ये एक सीक्वेंस टाइम का एक बड़ा सीक्वेंस है। मतलब जब हम बड़े पैमाने में किसी टाइम वक्र की बात करेंगे तो वो इरा है, और उस इरा के अंदर होने वाले छोटे मोटे जितने भी उसके अंदर इंसिडेंट्स हुए हैं, छोटे मोटे और चेंजेस आए हैं, तो वो क्या है, उसे पीरियड कहते होते हैं। तो इरा जो है वो एक बड़ा टाइम वाला जो है वो सीक्वेंस है, और पीरियड जो है वो क्या है, छोटा टाइम सीक्वेंस है। तो हर एक इरा के अंदर उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं। अगर किसी इरा के अंदर एक ही चेंजेस आई है तो उसके अंदर क्या होता है, उसका एक ही पीरियड होगा। लेकिन अगर किसी इरा के अंदर डिफरेंट जो है वो चेंजेस आती रही है, डिफरेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिन होते गए या उसकी डेथ होती गई है, तो फिर क्या होता है, उसके नाम पे उसका पीरियड रख दिया जाता है। तो आप यहाँ बुक के अंदर जो है वो 4 इरा डिस्कस किए हुए हैं। सबसे पहले जो इरा है वो है सीनोजोइक इरा। ये जो इरा इस तरह में किया हुआ है कि ये अब से लेकर पीछे की तरफ जा रहा है, यानी सबसे जो मॉडर्न है हमारे पास वो क्या है, सीनोजोइक इरा। और सबसे जो पुराना वाला है हमारे पास वो है प्रोटियोजोइक इरा। तो इसके अंदर क्या करना होता है कि आप ये चारों के चारों जो इरा है इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। तो सबसे मॉडर्न हमारे पास सीनोजोइक है। ये एरिया जो इरा है ये टाइम का गैप का एक बड़ा सीक्वेंस है। तो इसके अंदर आपके पास जो पीरियड्स आ जाते हैं वो 2 आ जाते हैं, एक है क्वार्टरनरी और एक है आपके पास टर्शियरी। तो क्वार्टरनरी कौन सा है, ये बिल्कुल मॉडर्न जिसके अंदर हम अभी रह रहे हैं, ये पीरियड जो है ये है क्वार्टरनरी। और उसके बाद क्या आता है टर्शियरी। इस तरह नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो आपके पास जो है टाइम और ज्यादा जो है वो पीछे की तरफ जाता जाएगा।
उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एरा है वो है मेसोजोइक एरा, यानी कि इससे थोड़ा सीनोजोइक एरा से थोड़ा पुराना है। और कितना पुराना है यहाँ पे लिखा है 135 टू 225, इतने साल, इतने मिलियन ईयर्स जो है ये इससे पुराना है। तो जैसे हम नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं साथ टाइम भी आपका क्या है उतना ओल्ड चलता रहता है। यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है मिलियन ईयर्स के लिहाज से, क्योंकि जब भी कोई एवोल्यूशन होती है वो एक सिंगल ईयर या सिंगल जो सेंचुरी है उसका काम नहीं होता, इसके अंदर मिलियन ईयर्स जो है वो लग जाते होते हैं। तो अभी जो हमारा एरा चल रहा है उसकी जो एज है वो कितनी है 70 मिलियन, अभी तक 70 मिलियन है और अभी काउंटिंग है, अभी चल रहा है। अब हमें नहीं पता कि आगे जाके जो है एरा चेंज होता है, अगर कोई और जो है वो बायोलॉजिकल चेंज आती है, अगर कोई और जो है वो एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है तो वो एक नया एरा हो जाएगा। लेकिन अभी जिस एरा में हम रह रहे हैं वो कितना ओल्ड है 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और ये जो पहला एरा है सीनोजोइक एरा, ये मोस्टली जो है ये मैमल्स पे मुश्तमिल है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीनोजोइक जो एरिया है उसके एरा है जो उसके अंदर जो है सबसे जो कॉमन एनिमल्स हैं वो या सबसे कॉमन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कौन से हैं, तो कौन से मैमल्स। तो सीनोजोइक एरिया के अंदर क्या हुआ है, मैमल्स की ओरिजिन हुई है और वो अब तक चल रही है। उसके बाद जो है वो है हमारे पास मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा को आप रेप्टाइल जो है एरा भी कहते होते हैं। तो इस रेप्टाइल्स वाले एरा में, यानी कि ये वो वाला एरा है जिसके अंदर रेप्टाइल्स आए थे, और आपको पता है कि हमसे पहले मैमल से पहले जो है वो क्या होते हैं, रेप्टाइल्स हैं। तो इसके अंदर आपके पास पीरियड मौजूद हैं। ये पीरियड्स जो हैं इसका आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं, जैसे आपको बताया गया कि इसके अंदर 3 पीरियड्स आते होते हैं। और इनमें से जो जुरासिक वाला पीरियड है इसके बारे में आपको पता है, अक्सर आपने मूवी के अंदर भी सुना होगा। तो ये जुरासिक वो वाला पीरियड है जिसके अंदर डायनासोर जो थे वो मौजूद थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायनासोर जो हैं वो कौन से एरा के अंदर और कौन से पीरियड के अंदर मौजूद थे, तो एरा जो था वो मेसोजोइक एरा था, और जो आपके पास पीरियड था वो कौन सा था, जुरासिक पीरियड था। और इसकी जो एज थी वो कितनी थी 135 टू 225, मतलब कि इतने मिलियन ईयर्स जो है वो क्या है, ओल्ड है, पुराना है। इसके बाद आप तीसरी की तरफ जाए तो आपके पास आ जाते हैं पैलेओजोइक एरा। अब इस एरा के अंदर क्या है, 6 जो है इसके पीरियड्स हैं, और इसकी जो एज है आपके पास में है 270 टू 600 मिलियन ईयर्स। तो ये इतना पुराना है, और इसके अंदर मोस्टली जो है वो एम्फीबियंस आते हैं। एम्फीबियंस कौन से होते हैं, वो वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते होते हैं उसको एम्फीबियंस कहते होते हैं। वो वाले एनिमल्स जैसे कि आपके फिश हो गए, जैसे कि आपके फ्रॉग्स हो गए, ये सारे के सारे जो कि फिशेस जितने भी हैं फिश वाली की सारी आ जाती हैं इसके अंदर। तो एम्फीबियंस की जो ग्रोथ थी, उसकी जो ओरिजिन थी वो कहां पे हुई थी, पैलेओजोइक एरा के अंदर हुई थी, और इसकी एज है और आपको बताएंगे। तो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, हर वो रेंगने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रेंगता है उसको क्या कहते हैं, रेप्टाइल कहते हैं। जैसे स्नेक हो गया, जैसे कि लिजर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो लास्ट वाला एरा है वो है प्रोटीजोइक एरा। अब इस एरा के अंदर क्या है, ये सबसे पुराना एरा है, इसके अंदर प्रोकैरियोट्स थे। मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया था, ये सबसे पुराने वाले जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ना तो डेफिनेट सेल मेम्ब्रेन थी, ना डेफिनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, बल्कि उनके अंदर क्या था, उनका सारे का सारा क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता था। तो ये सबसे पुराने हैं, और इसके अंदर एग्जांपल जो है वो आपकी वो बैक्टीरिया की एग्जांपल है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये जो फोर्थ वाला है प्रोटीजोइक एरा, इसके अंदर इसकी एग्जांपल क्या है, तो आपके पास बेस्ट एग्जांपल जो है वो बैक्टीरिया की है। इसके अलावा कुछ एल्गीज भी आ जाती हैं, कुछ फंजाइज भी आ जाती हैं। तो वो सारी की सारी जो है वो आपके इस एरा के अंदर आती हैं, और इसके अंदर जो है वो पीरियड जो है वो कोई नहीं है, अगर कह सकते हैं आप इसका कि ये लास्ट वाला जो पीरियड है आपके पैलेओजोइक एरा के अंदर वो है कैम्ब्रियन पीरियड। इसको आप कह सकते हैं प्री कैम्ब्रियन पीरियड। आपकी बुक के अंदर जो है वो इसका मेंशन नहीं किया गया, अगर आप याद करना है तो आप कह सकते हैं ये प्री कैम्ब्रियन है, मतलब क्या है, कैम्ब्रियन से पहले वाला है। और इसकी एज जो है वो कितनी है 2000 बिलियन ईयर्स, मतलब कितना बहुत ज्यादा जो है वो पुराना जो है ये एरा है। और इसके अंदर क्या आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई। अब इससे भी पुराना जो है अभी तक ओरिजिन जो है वो अभी तक हमें पता नहीं चला। अभी तक भी हम कह रहे हैं कि अभी हमारे पास जो डाटा है, जो हमें डाटा मिला है कैलकुलेशंस के थ्रू, हम कह सकते हैं कि जो आपके पास सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है 2000 मिलियन ईयर पुराना है।
लेकिन यहाँ पे नहीं है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि उनके पास अभी डाटा जो है वो कंप्लीट नहीं है, और उनका मानना ये है कि जो दुनिया है ये 2000 मिलियन ईयर पुरानी नहीं है, बल्कि वो कहते हैं इस अर्थ के ऊपर सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था वो था 3000 मिलियन ईयर अगो। तो हमारे पास जो इस अर्थ के ऊपर सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कितना कितना पुराना था, 3000 मिलियन ईयर। तो इसके बाद जो है हमारे पास उसका डाटा उसका मौजूद नहीं था, हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है, अभी भी हमें इसका कंफर्म पता नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट जो भी बिलीव करते होते हैं वो यही है, जो हमारे पास कैलकुलेशंस है उससे हमें यही आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पहला जो आया था वो था 3000 मिलियन ईयर, और वो सिंपल जो था वो बैक्टीरिया था। यानी ये जो मैंने एरा बताया था 2000 मिलियन ईयर के अंदर, इसके अंदर बैक्टीरिया है, लेकिन वो वाले बैक्टीरिया वो बहुत ही सिंपल बैक्टीरिया थे, बिल्कुल जो ओरिजिन के अंदर थे, सबसे स्टार्ट था। तो ये वो बिलीफ है जो साइंस का है, जो साइंस का बिलीफ है जो आप अपने बुक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, बुक्स के अंदर पढ़ेंगे। और आपकी साइंस जो है वो बिल्कुल लॉजिकल होती है, वो चीजों पे चलती है जो कि कैलकुलेशंस पे होती है, वो वाली चीजें जिसका थ्योरी जो है वो लॉज में कन्वर्ट हुई है, और उनके जो हाइपोथेसिस हैं, उनके जो तजर्बात हैं उनको किया हुआ है। तो ये वो वाली चीजें हैं जो हमें अपनी जो है वो अकल से, लॉजिक से मिली हुई है, और ये हमारा बिलीफ जो है ये साइंस का बिलीफ है, लेकिन हमारा रिलीजियस बिलीफ जो है वो इनसे डिफरेंट है। इन दोनों के अंदर आपकी कंफ्यूजन जो है वो आप कंफ्यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो आपकी साइंस है वो लॉजिक पर चलती है, और आपकी जो दुनिया है वो सारी की सारी लॉजिक बेस्ड नहीं होती है। बहुत ऐसी चीजें जो कि इलॉजिकल हैं, जो हमें नहीं पता, हमारी जो है वो हमारा कांसेप्ट जो है और हमारी इमेजिनेशन जो है वो वहां तक नहीं जा सकती होती है। तो वो आपके जो रिलीजियस बिलीफ होते हैं वो आपके डिफरेंट हैं, वो भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो दोनों को आपस में आपने कंफ्यूज नहीं करना। तो अगर इसी को अगर मैं ट्री फॉर्म में बनाऊं, एक ब्रांचेस की फॉर्म में बनाऊं, सारी की सारी को आपने नोट कर लिया होगा कि सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कितना पुराना था, 3000 मिलियन ईयर पुराना था। इसका मतलब क्या था कि ये सबसे पुराना जो था, सबसे पुराना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस दुनिया पे आया हुआ है वो क्या है, 3000 मिलियन जो है वो आपका पुराना है। तो अब क्या है आपके पास, इसका मतलब ये है कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंसेस्टर है, जो उसका माँ बाप जो है, जो उसके सबसे जो उसको पैदा करने वाला है वो यही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और वो क्या है, एक बिल्कुल सिंपल सा सेल है जिसके अंदर कोई खास क्वालिटी भी नहीं है, और उसको जिंदा रहने के लिए कुछ खास चीजें भी चाहिए होती है। आपको पता है जब बिग बैंग थ्योरी का आपको पता है, आपने सुना हुआ है कि जो अर्थ है वो क्या हुआ है, एक बहुत बड़े एक्सपोनेंट से जो है वो वजूद में आई है, और इस अर्थ का टेम्परेचर वो क्या था, वो बहुत ज्यादा था, और वहां पे जो है वो हवा भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, ये सब चीजें जो है बाद में सारी आई हैं। तो क्या होता है, ये साइंस बिलीव करती है और हमें पता है इस बारे में। तो उस वक्त जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे आया था, तो उसको आपको पता था कि वहां पे इतनी को फेवरेबल कंडीशन नहीं थी, तो सब कुछ मौजूद नहीं था जो अब हमारे पास मौजूद है। तो तब क्या हुआ था, उसका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सिंपल सा था, बिल्कुल सिंपल सा था। तो इस सिंपल स्ट्रक्चर से क्या हुआ है कि डिफरेंट ब्रांचेस से बनी है, और उस डिफरेंट ब्रांचेस से क्या हुआ है कि डिफरेंट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वजूद में आए। तो इससे क्या हुआ है कि इससे तीन जो है वो लाइनें बदली थी, एक जो प्लांट्स की तरफ जाती हैं, एक जो इनवर्टिब्रेट्स की तरफ जाती है, और एक जो है वो मैमल्स की तरफ जाती है। और अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो बिलीफ इस तरह की है कि सबसे जो नए वाले हैं हमारे पास वो है मैमल्स, जो कि सिर्फ 17 मिलियन ईयर पुराने हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेप्टाइल्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं एम्फीबियंस, ठीक है, और इसके बाद ये हमारे मैमल्स के आगे, इसके बाद हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, और साथ में हमारे पास प्लांट्स भी हैं। तो हम देखेंगे कि ये सारे के सारे जितनी भी एवोल्यूशन हुई है, और अभी हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस कायनात में मौजूद हैं, वो सारे के सारे को अगर आप ट्रेस करें बैक की तरफ, तो उसका जो ओरिजिन है वो एक सिंगल सेल से हुआ है, और वो कौन सा है, वो बैक्टीरिया है, और कितने साल पुराना है, 3000 मिलियन ईयर पुराना है। तो ये जो लाइन बन रही है इनके दरमियान में, ये जो इनके दरमियान में एक सीक्वेंस है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है, इसको आप क्या कहते हैं, फाइलेटिक लाइनेज। तो ये आपका टॉपिक जो है फाइलेटिक लाइनेज का, आप इसलिए आपने डेफिनेशन याद करनी है। इसकी डेफिनेशन क्या है, आपकी बुक के अंदर जो वर्डिंग लिखी हुई है। तो ये आज का आपका टॉपिक जो है, ये लिविंग वर्ल्ड के अंदर ये एनिमल्स की, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है ये सारी से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका ज्यादा मोस्टली जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, या आपका एक आधा एमसीक्यू आ सकता होता है। एमसीक्यू के अंदर आपने इरा के नाम याद करने हैं,
किसी किसी का पीरियड याद करना है, जैसा कि आपको डिवोनियन पीरियड जो है, डिवोनियन पीरियड का आपको एज पता होनी चाहिए, वो है 400 मिलियन ईयर्स। इसके आपके एमसीक्यू अक्सर आ जाता होता है। और आपने ये एग्जांपल याद करनी है कि मैमल्स कब आए थे, रेप्टाइल्स कब आए थे, एम्फीबियंस कब आए थे आपको। तो ये सारे के सारे जो है आज का टॉपिक था, ये आपके टॉपिक का एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।